हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो ये वीडियो इज अबाउट एक्सरसाइज 11.2 इंट्रो पार्ट 2 चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री ऑफ क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। तो पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका था। 3D इज लाइक आराम से पढ़ाने की चीज़ है, आराम से समझने की चीज़ है, क्योंकि वंस ये एक बार समझ में आ गया उसके बाद तो रात को 2 बजे भी उठा के पूछ लोगे तो कर दोगे आप। लेकिन अगर आपने रटा और रट के इसको करने की कोशिश करी तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतनी सारी सिचुएशन है, इतनी सारी इमेजिनेशन है ना, उनको समझ के ही किया जा सकता। तो पहले पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने सिंपल बात करी थी इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें दो तरह की इक्वेशन ऑफ लाइंस पढ़ी थी हमने। पहला हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन, जब लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, line passing through a point, right, and parallel to a given vector। एक तो ये सिचुएशन पढ़ी थी हमने, सभी को याद होगा, है ना। ज्यादा इसलिए बात नहीं करी थी, सिर्फ 2 ही बात करी थी। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये 2 बात हमने पिछले लेक्चर में करी थी, ज्यादा बात नहीं करी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस से पहले मैं ये दोनों टाइप जो है इक्वेशन ऑफ लाइन की वो लिख देता हूं। इसमें हमने बात करी थी कि लाइन जो है भैया एक पॉइंट से पास कर रहा था। वो पॉइंट ए लेट से कह देते हैं x1 y1 z1, ठीक है, और ये लाइन बी वेक्टर के पैरेलल था, ठीक है ना, बी वेक्टर के पैरेलल था। उसको हमने लेट से ऐसे लिख दिया था a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, है ना। इस वेक्टर को हमने ऐसे लिख दिया था। तो हमने लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या लिखी थी बच्चों, हमने लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या लिखी थी, लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या लिखी थी, वेक्टर इक्वेशन। सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। हमने लिखा था आर वेक्टर, वेयर आर वेक्टर क्या, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट, कोई भी एनी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ऐसे करके हमने लाइन की इक्वेशन लिखी थी, राइट। P पॉइंट क्या है, कोई भी पॉइंट लाइन पे, एनी पॉइंट है ना, तो उसका पोजीशन वेक्टर हमने आर वेक्टर लिखा था। जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर हमने ए वेक्टर लिखा था, और बी वेक्टर तो लाइन के पैरेलल है, राइट। यहीं से हमने कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखी थी, यहीं से हमने कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन भी लिखी थी। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन में बेटा क्या लिखा था हमने, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, हमने लिखा था x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1, ठीक है ना। वेयर x1 y1 z1 क्या है, देखो x y z क्या है यहाँ पे, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑन द लाइन। x1 y1 z1 क्या है, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही थी, गिवन पॉइंट। और a1 b1 c1 क्या है, जो वेक्टर पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज। ऐसे करके हमने लाइन की इक्वेशन को समझ लिया था, क्वेश्चन भी किए थे, बहुत आराम से पढ़ा था, है ना। मैं तो सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं इस पार्ट में। मैं रिकॉल भी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं फिर इसका आगे फर्दर यूसेज करने वाला हूं। तो मैंने कहा इस लेक्चर में थोड़ा सा बेसिक यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो जी, अब ये कोई लाइन होती थी, ये 2 पॉइंट से पास होती थी, x1 y1 z1 एंड b पॉइंट इज x2 y2 z2। यहां पे हमने क्या फिलॉसफी लगाई थी, हमने कहा था कि भैया ये जो ए बी वेक्टर है ये लाइन के पैरेलल ही हो जाएगा, ए बी वेक्टर लाइन के पैरेलल ही हो जाएगा। तो हमने ये फिलॉसफी लगाई थी यहां पे कि भाई हम इसी तरीके से, जैसे हमने ये वाला पार्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, उसी हिसाब से उसी का यूसेज करते हुए उसकी भी इक्वेशन निकाल देंगे। तो ए बी वेक्टर पैरेलल हो गया, तो हमने क्या कहा भैया कि भाई वेक्टर इक्वेशन तो देखो सिंपल, इस लाइन की भी वेक्टर इक्वेशन जो है, इसकी भी वेक्टर इक्वेशन जो है वो कितनी हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है ना, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, बी वेक्टर। तो हमने कहा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर,
और ए बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारी क्या आ गई थी, वेक्टर इक्वेशन आ गई थी। ठीक है, तो मैं इसका सिंपल सिंपल इक्वेशन लिख दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन लिख दी, ओह सॉरी, ओके। नाउ इसी की कार्टेशियन इक्वेशन मैंने आपको लिख के दिखाई थी, कार्टेशियन इक्वेशन मैंने आपको लिख के दिखाई थी, इसी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन कितनी हो जाएगी, यहां के हिसाब से देखेंगे, x माइनस एक्स वन अपॉन बी माइनस ए से आपको x2 माइनस x1 का कंपोनेंट मिलेगा, है ना। बेसिकली अगर ए बी वेक्टर की अगर हम बात करें तो ए बी वेक्टर क्या लाइन के पैरेलल है और इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, स्केलर कंपोनेंट्स x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, है ना। ठीक है, ओके। सो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बहुत डिटेल में बताया था मैंने आपको, इसलिए यहां पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूं। अच्छा, एक बात आपने यहां पे भी फील करी थी क्या, कि ये इक्वेशन ये दोनों अलग अलग नहीं है, सिर्फ गिवन कंडीशंस अलग अलग है, पर ऑब्टेन हमने एक ही तरीके से करी है। यहां पे भी ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर, यहां पे भी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर, है ना। अच्छा, यहां पे भी अगर आप देखो तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, है ना, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। अच्छा, यहां पे नीचे क्या थे, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, तो देखो यहां पे भी पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1, और यहां पे भी पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो दोनों इक्वेशंस ऑलमोस्ट सेम है, बस देखने का तरीका अलग है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब इसको पढ़ाने के लिए मेरे को ये पूरा का पूरा रब करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने आपको पूरा आपकी पुरानी यादें ताजा कर दी हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, जब हम कहते हैं कि हमें दो लाइंस के बीच का एंगल चाहिए, ये लेट्स से दो लाइन जा रही हैं, हमें इनके बीच का एंगल चाहिए, ठीक है, ओके। तो मैं कह सकता हूं कि इनके जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर मैं उनके बीच में एंगल निकाल दूं तो कोई दिक्कत है भाई जो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा वही लाइंस के बीच में एंगल होगा, ऑब्वियसली, है ना भाई। अगर L1 के पैरेलल B1 वेक्टर है, L2 के पैरेलल B2 वेक्टर है, तो जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा वही एंगल लाइंस के बीच में भी होगा। लेट्स से B1 वेक्टर इज व्हाट, इट्स A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, है ना। ये B1 स्केलर कंपोनेंट है, ये B1 वेक्टर है ना, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। सो दिस इज A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप, राइट। नाउ बच्चों बहुत ध्यान से देखना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, मैं पहले यहां पे लिख रहा हूं कि लेट L1 एंड L2 आर टू गिवन लाइंस, कुछ चीजें डिक्लेयर करनी चाहिए, है ना, टू गिवन लाइंस, एंड लेट B1 vector and B2 vector are parallel to them respectively, then angle between the lines L1 and L2 will be equal to angle between BW between वेक्टर B1 एंड B2। आप एग्जाम में पूरा लिख के आना, BW मत लिखना, वो ब्लैक एंड व्हाइट समझ लेंगे, है ना। सो बिटवीन पूरा लिखना। सो एंगल बिटवीन वेक्टर B1 एंड B2 एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, वो कैसे आएगा, ध्यान है आपको, cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B निकालते थे डॉट प्रोडक्ट से, तो वैसे ही आएगा कि ये थीटा कैसे आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2, ठीक है। और इसका मॉडुलस टू गेट द एक्यूट एंगल, है ना, टू गेट द एक्यूट एंगल, ठीक है भैया। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द थीटा बिटवीन द टू लाइंस, क्लियर है। अच्छा, ये अभी हमने क्या है, कैसे पढ़ा है, वेक्टर के फॉर्म में पढ़ा है। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ने लगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है दिक्कत।
तो इसको फर्दर एक्सपैंड कर दें क्या, फर्दर एक्सपैंड कर दें क्या, अच्छा जैसे हम एक्सपैंड बोलते हैं ना, तो ऐसी कुछ टीचर एक्सपांड बोलते हैं, एक्सपांड। तो अब मेरे को नहीं पता कि ये एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, गूगल पे देखना पड़ेगा, बट मेरे स्कूल में तो एक्सपैंड ही पढ़ाया था या तो मेरे टीचर, अब लेकिन जो मेरे टीचर ने पढ़ाया है मैं तो उसी को कंटिन्यू करके चल रहा हूँ। तुम बताना कमेंट करके, है ना, कि एक्सपैंड है या एक्सपांड है, व्हाट इट इज। चलो खैर, तो अब इसको और फर्दर एक्सपांड करते हैं फर्दर एक्सपेंड करते हैं। क्या करेंगे भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो देखेंगे बहुत ध्यान से। मॉडुलस लगा दिया मैंने बाहर। अच्छा, b1 डॉट b2 का मतलब क्या है, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बच्चा बच्चा जानता है, क्यों, सब वेक्टर पढ़ के आए हैं। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इट इज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इट इज a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है भाई। सो दिस इज also one of the form, we can say the Cartesian form, because these are in not the component form, मतलब ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म में इसलिए है क्योंकि these are basically based on numbers, you can say, है ना, numbers यानी कि डायरेक्शन रेशियोज obtained from the b1 and b2, right? okay, so इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है यहां तक। अच्छा, एक चीज मुझे और नजर आ रही है, एक चीज मुझे और नजर आ रही है, तुम्हें नजर आ रही है क्या? हमने आपको एक बात लिखवाई थी कि अगर किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशोज ये हैं, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन एल, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिखते थे हम लोग, अगर आपको ध्यान हो तो इट्स लाइक ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या होते थे भैया, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल। ये बात मैंने आपको लिखवाई थी। अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ये cos थीटा का फॉर्मूला है और ये डायरेक्शन रेशोज को यूज करते हुए हमें मिल रहा है। मान लो किसी दिन कोई दो लाइन है, उनके हमको डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, लेट्स से मुझे लाइन L1 के डायरेक्शन कोसाइंस ये दिए हुए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ये दिए हुए हैं, कितने, L1 M1 N1, है ना, और यहां लाइन L2 के डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं L2 M2 N2। ठीक है ना, तो वो L1 M1 N1 और L2 M2 N2 की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यही आपका L1 है और यही आपका L2 है, यानी कि हमारे पास पहला टर्म क्या आ गया, L1 L2। ठीक है ना, मॉडुलस प्लस, अब बहुत ध्यान से देखना, यही M1 है और यही M2 है, तो M1 M2 प्लस, अब बहुत ध्यान से देखना, यही हमारे पास N1 है एंड यही हमारे पास N2 है। क्लियर है, सॉरी, L1 L2 M1 M2 N1 N2 का मॉडुलस। ठीक है, फील हो गया ये बात। चलो जी, जब ये बात फील हो गई तो फटाफट से नोट करेंगे कि cos थीटा का ये फॉर्मूला भी होता है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो एक नजर आप मार लेंगे एंटायर फॉर्मूले पे, एंगल बिटवीन टू लाइंस के फॉर्मूले पे, एंड देन लेट्स प्रोसीड टू द एग्जांपल
नंबर 9 क्या कहता है? कहता फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस। तो दो लाइन आपको दी हुई है भैया, है ना? क्या लाइन दी हुई है आपको? एक लाइन तो दी हुई है r वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2k कैप, ठीक है ना? लाइन दूसरी लाइन क्या दे रखी है? इट्स r वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस म्यू टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप, राइट? सो व्हाट वी कैन से हियर, बहुत ध्यान से देखेंगे कि भैया L1 लाइन में, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? r वेक्टर इज इक्वल टू, लाइन की बेसिक इक्वेशन क्या है? अगर हमने वेक्टर इक्वेशन देखी तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, है ना? ये वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता था जिससे लाइन पास करती थी, और इस वेक्टर के लाइन क्या होती थी? पैरेलल होती थी। तो इसका मतलब यहां पे इस केस में ये b1 वेक्टर हो गया, लाइन L1 का b1 वेक्टर। क्यों? क्योंकि लाइन इस L1 जो है b1 वेक्टर के पैरेलल है, और ये L2 जो लाइन है उसके लिए b2 वेक्टर ये हो गया। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि हमें दो लाइन L1 और L2 के बीच में एंगल निकालना है, और उनके पैरेलल वेक्टर्स हमें गिवन है, उनके हमें पैरेलल वेक्टर्स गिवन है, चेक कर लो, ठीक है? तो हम लोग क्या करना है, हमें दोनों लाइन के बीच में अगर एंगल निकालना है तो हम लोग दोनों पैरेलल वेक्टर्स के बीच में ही एंगल निकाल देंगे। तो यानी कि एंगल बिटवीन L1 एंड L2 या एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। मतलब इतना एक्सप्लेनेटरी करने का जरूरत नहीं था, ठीक है ना? फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि भैया ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना? जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब तो आप सीधा b1 वेक्टर b2 वेक्टर उठाएंगे, सिंपल क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर देंगे, है ना? फिगर की एज सच जरूरत नहीं थी, ठीक है? ओके, सो b1 डॉट b2 इज व्हाट? इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स 3 प्लस 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, है ना? डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर, यानी कि कितना? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है? अच्छा, b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 का स्क्वायर 36, तो यानी कि 49 का स्क्वायर रूट 7, राइट? तो यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है? सो इट विल गिव अस कितना? 12 4 16 3 19, 19/21, और ये तो पॉजिटिव ही है तो मॉडुलस की लगाने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली आपके पास थीटा कितना आया भैया? देखो ये क्या हुआ, अभी आपके पास क्या हुआ, ये कॉस थीटा की वैल्यू आई है, ये आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा इज इक्वल टू, अगर 19/21 है तो थीटा विल बी इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/21, है ना? दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे चले क्या? चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ वो कह रहा है फाइंड द एंगल्स बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। नाउ अब लाइंस को कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया है, और अगर आपको ध्यान हो कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया है तो ये लाइन लेट्स से L1 है आपकी, एंड ये लाइन क्या है? L2 है, ठीक है ना? मैं सिर्फ फील कराने के लिए फिगर ऑब्टेन करता हूं। तो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, और इसके बीच में हमें क्या चाहिए? एंगल चाहिए थीटा। मैं लाइन L1 के पैरेलल वेक्टर निकाल दूं क्या? लाइन L1 के पैरेलल वेक्टर कैसे मिलेंगे मेरे को? उसके डायरेक्शन रेशोज ये दिए हुए हैं, तो यानी कि इट्स लाइक 3i कैप प्लस 5j कैप एंड प्लस 4k कैप, ठीक है? ठीक है भाई, बेसिकली यही a1 b1 c1 की वैल्यू है। अच्छा, लाइन L2 के पैरेलल वेक्टर की अगर हम बात करें, सो दिस इज b2 वेक्टर एंड विच इज हाउ मच? विच इज दिस 1 1 2, है ना? सो दिस इज i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अच्छा एक बात सुनो और बच्चों, एक बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये मैं सिर्फ आपको इंटर रिलेटिविटी दिखा रहा हूं इसकी, कि आपस में कैसे चीजें कनेक्टेड हैं। अब देखो, अब आप चाहो तो
कॉस थीटा की वैल्यू आप b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 के हिसाब से भी लिख सकते हो। अब आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी यूज सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अब आप चाहो तो आपके पास दूसरा तरीका भी तो है क्या, इट इज लाइक a1 a2 b1 b2 c1 c2 राइट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लाइक b1 यानी कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आप इसको डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग टू द वेक्टर फॉर्म भी सॉल्व कर सकते थे, आप इसको विदाउट चेंजिंग टू द वेक्टर फॉर्म भी सॉल्व कर सकते थे। यानी कि ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से चीजों को मिक्स करके देखना है, अदरवाइज ना तो आपको फिगर की जरूरत थी ना आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत थी। आप सीधा ये फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, आप सीधा ये फॉर्मूला लगाते और सीधा इसका आंसर लिख सकते थे, सीधा इसका आंसर लिख सकते थे। तो अच्छा a1 b1 c1 पे मैं एक और मजेदार बात आपको बताना चाहता हूं कि कई बार आपका बेवकूफ भी बनाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यही लाइन L1 की सेम इक्वेशन लिख रहा हूं, सेम इक्वेशन लिख रहा हूं, सेम इक्वेशन, ठीक है ना। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा जब ये लाइन L1 की इक्वेशन है ना, ये लाइन L1 की कार्टेशियन इक्वेशन है, बच्चा क्या करता है L1 लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज सीधा नीचे देखता है और कह देता है कि ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। लेकिन इस बार वो गलत है, इस बार बच्चा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि A1 B1 C1 नीचे जो कंपोनेंट्स हैं उनको A1 B1 C1 यानी कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर टू द लाइन L1 मानना तब सही है जब x y और z है ना, x y और z इसके कोफिशिएंट +1 है। ध्यान रहे हमेशा हमेशा सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि x y और z के कोफिशिएंट ऑलवेज +1, ऑलवेज +1, ये आपको हमेशा चेक करना है, तभी जाके आप नीचे वाले कंपोनेंट्स को डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर कह सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब ये अभी फिलहाल गलत हो जाता, ठीक है ना, ऊपर वाला सही है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स +1 थे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे नीचे देखा करो, ऊपर भी देख लिया करो, है ना, ऊपर भी देख लिया करो, ठीक है। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी अगर आप देखे हो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो इक्वेशन का था वो क्या था, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी x y और z के कोफिशिएंट +1 थे, ठीक है ना। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाके तब कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप सिंपल a1 b1 c1 की वैल्यू अप्लाई कर देंगे ना, सिंपल a1 b1 c1 की और a2 b2 c2 की वैल्यू अप्लाई कर देंगे। सो a1 a2 यानी कि 3 × 1 प्लस b1 b2 5 × 1 प्लस c1 c2 4 × 2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 and this is a2 square 1, b2 square 1, 2 का c2 square 4. So this will give us how much, ध्यान से देखेंगे, it will give us 3 + 5 + 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया √50 कितना होगा 5 × 5 = 25 दूनी 50 तो 5√2 और into √6 है ना। So we can say that 10√3 है ना। सो दिस इज 8 5 13 और 3 16 16/10√3 इज अवर आंसर। सो थीटा ऑलरेडी क्योंकि 16/10√3 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है तो इसलिए हमने विदाउट मॉडुलस रख दिया है इसको। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 × 8 = 16 2 × 5 = 10 तो 8/5√3 एंड थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 8/5√3, ठीक है ना। सो वी कैन चेक द आंसर, 8√3/15 कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको रैशनलाइज कर दिया √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। सो इसका मतलब आपके पास आंसर कितना आ जाएगा cos इनवर्स 8√3/15 ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, क्लियर बेटा। तो पर्पस बिहाइंड सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन सो मेनी वेज इज व्हाट, कि आपको एक ही क्वेश्चन में वो सारा ज्ञान दे दिया जाए।
सो दैट डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस में भी आपको थॉट ऑफ एक्शन जो है ना, वो करेक्ट होना चाहिए, है ना। सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज नॉट द रिक्वायरमेंट और द पर्पस हियर, है ना। ये तो ऑब्वियस है कि जब मैं इसको सॉल्व करने आता तो आपसे पहले सॉल्व कर देता, आपसे जल्दी सॉल्व कर देता, लेकिन द सॉल्विंग द क्वेश्चन इज नॉट द पर्पस, डेवलपिंग द थॉट प्रोसेस इज द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। इसलिए बहुत पेशेंस होके आप चीजों को देखा करो, है ना। आगे बढ़ने से पहले इसी फॉर्मूले में कुछ और ऑब्जर्वेशंस हमें डिनोट करनी है, उसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ओके, नाउ बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कुछ चीजें। आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि लाइंस परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि cos 90 रखते ही ये 0 हो जाएगा, और cos 90 का मतलब 0, इसका मतलब न्यूमरेटर हैज टू बी इक्वल टू 0। नहीं है बात समझ में, बहुत ध्यान समझेंगे। cos 90 इज इक्वल टू, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 है, अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर है, राइट। अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर है। इसका मतलब cos 90 का मतलब 0, एंड 0 होने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर पार्ट हैज टू बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि भैया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 को इक्वल टू, ये c1 c2 है यहाँ पे, है ना, c1 c2 इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ये कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है, ठीक है भाई, ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है। लिख दूं क्या? परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है। अच्छा, पैरेललिज्म की बात करते हैं। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या L1 पैरेलल टू L2, है ना। सो पैरेललिज्म की कंडीशन। अच्छा, पैरेलल होंगे अगर दो लाइन, तो इसका मतलब उनके जो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं, यानी कि b1 वेक्टर पैरेलल टू b2, एंड यहां से क्या आ जाएगा कि इनके जो दोनों के डायरेक्शन रेशोज हैं वो क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ये बात तो हमने कोलिनियरिटी में कई बार पढ़ी है, कोलिनियरिटी में कई बार पढ़ी है, ठीक है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे, पैरेलल वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे, और पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या है कि उनके डायरेक्शन रेशोज भी प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर है बात? क्लियर है क्या बात? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ठीक है ना। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। ओके जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देखो जी, पहले तो समझो कि दो लाइंस कैसी कैसी हो सकती हैं। एक तो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती है, तो यानी कि पहला केस क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर कोई समझदार बालक क्लास में हो तो बताओ कि जो लाइंस इंटरसेक्ट होंगी उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? जो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, सुनो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। सोचने वाली बात ही नहीं है, लाइन तो इंटरसेक्ट कर गई तो इनका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस ही 0 है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है। ओके, अब बात करते हैं और क्या क्या लाइंस हो सकती हैं। देखो जी, अब आपको लगता है कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है तो नॉन इंटरसेक्टिंग होगी, तो आपको लगता है कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हो सकती हैं? पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। भाई आप तो आज तक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को क्या समझते आए थे? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन समझते आए थे। भाई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब आप क्या समझते आए थे? पैरेलल लाइन समझते आए थे, बिल्कुल सही समझते आए थे। तो पैरेलल लाइंस के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ना है,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमें पढ़नी है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो आई शुड राइट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो एक लाइन ऐसी भी होती है जो ना तो कटेगी ना पैरेलल होगी। ये लाइन सिर्फ और सिर्फ 3D में हो सकती है, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस। अब आप कहोगे कि सर ये कैसी लाइंस है? बहुत ध्यान से देखो, ना तो ये पैरेलल है और ना ये जिंदगी में कभी इंटरसेक्ट हो सकती। भाई एक लाइन अगर मेरी इस हथेली के अलोंग है ना, इस हाथ के अलोंग एक लाइन खींच दी जाए और एक लाइन इस हाथ के अलोंग खींच दी जाए, तो ये देखो ये जिंदगी में कभी भी ना तो कट होंगी, है ना। आप देखो ना, आपको लग रही होंगी कटती हुई, लेकिन 3D में दो लाइंस ऐसी हो सकती हैं कि कभी कट नहीं करेंगी और ना ही पैरेलल है। अरे बात समझ में? तो नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस, इनको बोलते हैं हम लोग स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस। दीज आर द नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस। तो हालांकि इसको 3D में फील कर सकते हैं, लेकिन 2D में जब ड्रॉ करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, बट ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस है। ये लाइन ऐसे करके निकल जाएगी, है ना, ना तो पैरेलल है ना कभी कटेगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सो स्क्यू लाइंस। तो अभी हमें क्या करना है, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है, इसके बीच भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो ये 3 केसेस हमें पढ़ने हैं, जिसमें कि पहला केस तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, तो दूसरा केस पढ़ने की जरूरत है, यानी कि स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो वो लिखा भी है कि 4 स्क्यू लाइंस। ठीक है ना। चलो जी, तो फिलहाल इतनी इंफॉर्मेशन नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, अब बात करते हैं स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस। स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस, लेट से 2 लाइन है, एक L1 है एक L2 है। ठीक है, लाइन L1 की जो इक्वेशन है वो है R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, एंड L2 लाइन की जो इक्वेशन है वो है R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। ये L1 लाइन और L2 लाइन की इक्वेशन लिख दी मैंने आपको। इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसको रट लो, लेकिन मैं इसको आपका प्रूफ भी कराऊंगा, आपको मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगा, है ना। वो बोर्ड में ना तो कभी पूछा जाएगा, है ना, पूछा जाता है, बट कुछ बच्चे क्यूरियोसिटी से पूछते हैं कि सर प्रूफ क्या होगा, तो उनको समझाने की कोशिश करेंगे प्रूफ, लेकिन प्रूफ के चक्कर में कई बार फॉर्मूला बच्चा भूल जाता है, तो इसलिए पहले फॉर्मूला क्या है भैया? A1 क्या होता है भैया? A1 क्या होता है? A1 क्या होता है? A1 वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन पास कर रही है, तो A1 लेट से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, A1 लेट से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, एंड A2 क्या है? लेट से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे लाइन L2 पास कर रही है। ठीक है ना। B1 B2 आपको पता ही है, B1 क्या है? इस लाइन के पैरेलल वेक्टर, एंड B2 क्या है? इस लाइन के पैरेलल वेक्टर। ये बातें आपको अंडरस्टूड है। सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका क्या फॉर्मूला है भाई? इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से देखना, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। हमें इसको फिगर को थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा इधर साइड को, क्योंकि अपने को फॉर्मूला लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, दिस इज द फॉर्मूला।
याद कर लो, जिंदगी मजे में कटेगी। ठीक है, प्रूफ भी करा देंगे बट याद कर लो। अच्छा ना, बहुत ध्यान से समझना, ये तब फॉर्मूला काम करेगा जब लाइंस वेक्टर फॉर्म में दे रखी होगी। कभी तो लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में भी दे रखी होगी, कभी तो लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में भी दे रखी होगी। तो जब आपको कार्टेशियन फॉर्म में, है ना, लाइंस गिवन इन वेक्टर फॉर्म, है ना, स्क्यू लाइंस गिवन इन द वेक्टर फॉर्म, जब कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई होगी, लाइंस गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो मेरे भाई मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं बड़ा भाई के नाते, कि कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में ही चेंज कर लेना और तब फॉर्मूला लगाना। मैं कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला नहीं लिखवाता क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, फिर मैं लिखवाने जाऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, उसका कोई यूसेज है नहीं। जब मैं कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में लाके, भाई क्वेश्चन जब पूछा जाएगा एग्जाम में तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जाएगी, ये थोड़ी कहेगा कि नहीं कार्टेशियन फॉर्म से ही निकालो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जाएगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने से मतलब है, और मैं उस कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला इसलिए भी नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो अल्टीमेटली मेरे को कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी। चेक करो, जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो अल्टीमेटली मेरे को कार्टेशियन फॉर्म में आंसर आएगा। इसलिए मैं फालतू के चक्कर में नहीं पड़ रहा, और कुछ चीजों में फालतू के चक्कर में इसलिए भी नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इंसान फिर मेन चीजें भूल जाता है। तो एक फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, दैट्स इट। नाउ अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे भैया, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। हाँ, अब किसी को कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में ना लिखना आता हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं आता? आना चाहिए। क्यों नहीं आता? आना चाहिए। चलो जी, अब ऐसे कितने प्राणी हैं जो इसका प्रूफ जानना चाहते हैं? जल्दी से बता दो। चलो जी, अब प्रूफ देखेंगे। एक बात समझो बच्चों, जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, ये लाइन ऐसी है, चेक कर लो, ना कभी कट रही है ना पैरेलल है। ये लाइन कैसी है? स्क्यू लाइन है। जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस वाली जो लाइन है ये इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर है। भले ही आपको फील ना हो, लेकिन आप ऐसे करके फील करो कि एक लाइन ऐसी हो सकती है जो इस पे भी परपेंडिकुलर और इस पे भी परपेंडिकुलर, यानी कि अभी फिलहाल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है वो इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है। फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार अगर हमें L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन चाहिए तो वो किस डायरेक्शन में हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन में हो सकती है। देखो, लाइन L1 के पैरेलल B1 था, लाइन L2 के पैरेलल B2 था। B1 क्रॉस B2 एक ऐसा वेक्टर होगा जो L1 के भी परपेंडिकुलर होगा और L2 के भी परपेंडिकुलर होगा। चेक कर लो, यानी कि हमें परपेंडिकुलर की तो डायरेक्शन मिल गई। फिर हमने क्या किया? हमने कहा कि भाई अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो यानी कि इस लाइन पे कोई पॉइंट A1 था, इस लाइन पे कोई पॉइंट A2 था। हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम बहुत ध्यान से देखेंगे ये वेक्टर कैसा होगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। हम इसका प्रोजेक्शन इस पे निकाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस मिल जाएगी। हम इसका प्रोजेक्शन इस पे निकाल देते। देखो, B1 क्रॉस B2 से तो सिर्फ क्या मिला था? परपेंडिकुलर की डायरेक्शन मिली थी, मैग्नीट्यूड नहीं मिला था। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन किस पे? A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन किस पे? A2 माइनस A1 का
प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर b1 क्रॉस b2। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे कितना, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि हम इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देंगे, b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देंगे। आ रही बात समझ में आपको? और हमने क्या कर दिया, इसी बहाने हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस निकाल दिया है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। आप चेक कर लो, फॉर्मूला चेक कर लो, है ना। मॉडुलस इसलिए लगाया जिससे कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। सो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस है। ठीक है, जरा सा ही प्रूफ था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो मैंने आपको फील करा दिया। अब एक क्वेश्चन करें क्या, बताओ ना, एक क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लो, फोन में मत लेना। और दिमाग का स्क्रीनशॉट पता कैसा होता है, जब आप इसको लिख के नोट करोगे तब स्क्रीनशॉट लिया जाएगा दिमाग में, है ना। दिमाग प्रोसेस करता है ना यार, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा ही। चलो जी, तो इस फॉर्मूले को नोट करेंगे एक बार। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है ना, फिर आगे पढ़ेंगे जो पढ़ना है हमें। तो पहले क्वेश्चन करते हैं। तो आगे हमें सिर्फ एक लास्ट टॉपिक ये पढ़ना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस फॉर द पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। सो एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व करेंगे पूरे थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट के साथ कि भाई कैसे हमें किसी क्वेश्चन पे सोचना है। कह रहा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसकी बातों का ध्यान रखना। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है जी। बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2 whose vector equations are given as this। तो लाइन L1 की वेक्टर इक्वेशन क्या दे रखी है, इट इज r वेक्टर इक्वल टू i प्लस j प्लस लैम्डा टाइम्स 2i माइनस j प्लस k कैप, एंड another vector is L2, another line is what L2 and whose vector equation is given as 2i plus j minus k, 2i plus j minus k cap प्लस म्यू टाइम्स 3i माइनस 5j प्लस 2k कैप। ठीक है, ठीक है भैया। नाउ बहुत ही ध्यान से समझेंगे भैया, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बहुत लोग क्या करते हैं, अंधे होकर फॉर्मूले लगाना शुरू कर देते हैं। फॉर्मूला नहीं मतलब, पहले थॉट प्रोसेस सोचो क्या है। सबसे पहले दो लाइंस के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मैंने आपको 3 केसेस बताए हैं। क्या, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मतलब ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि लाइन या तो पैरेलल है ना। दो लाइंस क्या हो सकती हैं, दो लाइंस या तो पैरेलल हो सकती हैं या नॉन पैरेलल हो सकती हैं। दो लाइंस या तो पैरेलल हो सकती हैं या फिर नॉन पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है। पैरेलल होंगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने नहीं पढ़ा है। बट अगर नॉन पैरेलल लाइन है तो इसमें भी दो चीजें होती हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग है। एंड इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था कि नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम लोग स्क्यू लाइंस बोलते हैं, है ना। नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम लोग क्या करते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, पीछे ही पढ़ा है, ठीक है। इसका तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है पीछे, ठीक है। अच्छा, अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। अब दो लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं पैरेलल हैं, ये हम कैसे पता करते हैं। तो देखो मैंने दिमाग लगाया कि भाई यहां पे लाइन L1 है तो A1 वेक्टर ये होगा और ये B1 वेक्टर है। B1 वेक्टर क्या होता है भैया, B1 वेक्टर क्या होता है भैया, किसी को ध्यान है? अरे लाइन के पैरेलल वेक्टर। तो देखो ये A1 वेक्टर है और ये B1 वेक्टर है, यानी कि L1 लाइन के पैरेलल वेक्टर। ये A2 वेक्टर है और ये
L2 लाइन के पैरेलल वेक्टर B2 वेक्टर। क्लियर है? नाउ बहुत ही ध्यान से देखेंगे, A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B2 वेक्टर, ठीक है। दो लाइंस पैरेलल है कि नहीं है इस बात का पता चलेगा B1 और B2 वेक्टर से। हम लोग B1 वेक्टर और B2 वेक्टर को चेक करेंगे। अगर B1 B2 वेक्टर पैरेलल है तो लाइन पैरेलल है, B1 B2 वेक्टर पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब लाइन भी पैरेलल नहीं है। सो हम क्या देखेंगे भाई, B1 B2 के स्केलर कंपोनेंट्स, यानी कि 2/3 -1/-5 एंड 1/2 एंड विच आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब स्केलर कंपोनेंट्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट प्रोपोर्शनल, सो B1 वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू B2 वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन भी पैरेलल नहीं है, लाइन भी पैरेलल नहीं है, यानी कि नॉन पैरेलल का केस बन गया। अब नॉन पैरेलल में भी दो केस हो सकते हैं, या तो अब ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या अब ये लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल होंगी, यानी कि स्क्यू लाइन होगी। यानी कि अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो कट भी कर सकती हैं या जिंदगी में कभी भी कट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कौन से वाली है? हमें इसका आंसर 0 लिखना है या हमें इसका स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लगाना है? तो सुनो, दोनों ही केस में नॉन पैरेलल के केस में स्क्यू लाइन का ही फॉर्मूला लगाते हैं, स्क्यू लाइन का ही फॉर्मूला लगाते हैं। अब वो आंसर पे डिपेंड करता है कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गई तो इसका मतलब ये केस था, नॉन 0 आई तो इसका मतलब ये केस था। यानी कि नॉन पैरेलल के केस में हमेशा स्क्यू लाइन वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक। चलो जी अब आगे चलते हैं। अब स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला लगाने के लिए हम तैयार हैं। यानी कि कितना है भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 राइट अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो अब ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करना है? देखो सबसे पहला काम तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकालना है, जो कि हमने डिटरमिनेंट मेथड से आपको बताया था सबसे आसान काम है। कितना? इट्स IJK एंड B1 वेक्टर इज 2 - 1 1 एंड B2 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स 3 - 5 2, यानी कि B1 क्रॉस B2 वेक्टर कितना हो गया भैया? इट इज I माइनस का 2 प्लस का 5 माइनस J कैप 2 दूनी 4 माइनस का 3 प्लस K कैप इट्स माइनस का 10 और प्लस का 3, माइनस का 10 प्लस का 3, माइनस का 10 प्लस का 3। सो B1 क्रॉस B2 वेक्टर कितना हुआ भैया? इट इज प्लस का 3I कैप माइनस का J कैप और माइनस का 7K कैप, ठीक है। नाउ B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा भैया? इट इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 7 7 49 59 √59। अच्छा अब एक चीज और निकालनी है, विच इज व्हाट? A2 माइनस A1 है ना। सो A2 माइनस A1 वेक्टर, सो A2 माइनस A1 वेक्टर अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, सो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर यानी कि 2 - 1 यानी कि I कैप, J माइनस J 0 J कैप एंड माइनस K माइनस 0 यानी कि माइनस का K कैप। आप चेक कर लो, 2I माइनस I कैप, J माइनस J 0 एंड माइनस K कैप माइनस का 0 यानी कि माइनस का K कैप, सिंपल। सो दिस इज, देखो तीनों चीज आ गई हमारे पास। बस अब तीनों चीज को क्या करना है हमें बेटा? हमें यहां पे अप्लाई कर देना है। चेक कर लो, दिस इज हाउ मच? A2 माइनस A1 इज I माइनस K कैप डॉट B1 क्रॉस B2 इज 3I कैप माइनस J कैप माइनस का 7K कैप अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड इज √59 है ना। और इस पे पूरे पे क्या लग रहा भैया? ध्यान से देखो, अरे भाई लाइन इधर को चली जा, अरे भैया लाइन चली जा, ठीक है। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या लिख देंगे हम लोग? थोड़ा सा स्क्वीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्वीज करना पड़ेगा,
थोड़ा सा स्क्वीज करना पड़ेगा। जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। कितना हो जाएगा ये? इट इज 3 इंटू 1 लाइक 3 और 0 इंटू माइनस लाइक ये 0 हो जाएगा, है ना, एंड +7 so upon root 59 that means shortest distance is 10 upon root 59 units, this much of units। चेक कर लो 10 upon root 59 units, है ना। डिस्टेंस को यूनिट्स लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है भाई? आसान बात है, आसान बात है। अब क्या होता ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मान लो ज्यादा से ज्यादा क्या होता इस क्वेश्चन में, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, ये b1 क्रॉस b2 आप निकालना जानते हो तो इसको हटा रहा हूं मैं। अब ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन में डिजास्टर क्या हो सकता है, डिजास्टर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में? आपको L1 की इक्वेशन ऐसे दे देता हूं, x माइनस, देखो ना वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन बना रहा हूं मैं, x माइनस 1/2 y माइनस 1/-1 एंड z माइनस 0/1। ठीक है जी, ठीक है भैया, ओके। L2 की इक्वेशन मान लो ऐसे दे देता आपसे, x माइनस 2/3 y माइनस 1/-5 एंड z प्लस 1 राइट अपॉन 2। अगर इक्वेशन ऐसे गिवन होती दोनों लाइन की तो भी क्या हो जाता, तो भी क्या टेंशन है? सिंपल से हम लोग जो है जिस पॉइंट से वो पास कर रही है 1 1 0 से वो लाइन पास कर रही है तो 1 1 0 से वेक्टर बनाते, फिर 2 माइनस 1 1 से पैरेलल वेक्टर बना लेते, लाइन L2 से 2 1 माइनस 1 से लाइन को पास कराते एंड 3 माइनस 5 2 से पैरेलल वेक्टर बना देते। तो सिंपल, अगर लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होती तो वेक्टर फॉर्म में लाके और हम लोग सिंपल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देते। क्या दिक्कत है भाई? एक बार वेक्टर फॉर्म में लाने के बाद तो फिर तो वैसे प्रोसीड करना है जैसा भी करवाया, ठीक है ना। और काय को खामे खा उसका अलग से फॉर्मूला याद करना, है ना, इतनी सरदर्दी काफी नहीं है क्या? चलो जी स्टूडेंट्स, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ आगे बढ़ने से पहले अब वो वापस चलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस के फॉर्मूले पे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यानी कि दो पैरेलल लाइंस हैं L1 एंड L2। इक्वेशन लिख के दिखाऊं क्या इसकी? L1 लाइन जो है वो किसी पॉइंट A1 से पास कर रही है, लेट से प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर एंड R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B वेक्टर। देखो दोनों के पैरेलल वेक्टर सेम है, सेम है, दोनों के पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं? सेम है। नाउ इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो मैं सिंपल आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दे रहा हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होगा? इट इज पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड उसका होल मॉडुलस, क्योंकि हमें डिस्टेंस पॉजिटिव चाहिए। नाउ ये फॉर्मूला ऑब्टेन कैसे हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा, है ना। पहले आप इतनी बात नोट कर लो, पता चलता है कि फॉर्मूले के डेरिवेशन के चक्कर में आदमी फॉर्मूला भी याद नहीं कर पाता। तो पहले आप इतनी इंफॉर्मेशन नोट कर लो, बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। लाइन कभी भी देखो, अभी तो लाइन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, अभी तो लाइन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, दिस इज द लाइंस गिवन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। कभी भी अगर कार्टेशियन फॉर्म में भी लाइन हो, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में भी अगर लाइन हो, कार्टेशियन फॉर्म में अगर लाइंस गिवन है तो मैं यही आपसे कहूंगा कि फालतू के चक्करों में मत पड़ो। बहुत सारे फॉर्मूले के चक्कर में गिने चुने दो फॉर्मूले भी भूल जाते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। दो लाइंस पैरेलल हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि बी वेक्टर सेम है, दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर सेम है, ठीक है। बस लैम्डा और म्यू का डिफरेंस है, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से नोट करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसका प्रूफ। चलो जी स्टूडेंट्स, तो प्रूफ करेंगे भैया। लेट से ये पॉइंट है
A1 वेक्टर वाला एंड ये पॉइंट है A2 वेक्टर वाला, या कैसे भी वाइस वर्सा मान सकते हो आप, ठीक है। ये आपका अगर देखें तो मैं इसको फिलहाल A2 वेक्टर या सिंपल अगर हम देखें, हम इसको A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर भी कह सकते हैं फिलहाल। और लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या होगा, या लाइन के अलोंग वेक्टर क्या होगा, B वेक्टर। यानी कि बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, यहां पे हमें दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, कौन से, एक तो ये, एक तो ये, और एक ये वेक्टर, ठीक है। एंड सम पॉइंट्स में कुछ कर दे रहा हूं, है ना, लेट्स से दिस पॉइंट इज A1, है ना, दिस पॉइंट इज A2, राइट, दिस पॉइंट इज लेट्स से B बोल दूं क्या, C बोल दूं क्या, C बोल देता हूं, ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट A1C, हम लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या चाहिए, A1C चाहिए। नाउ बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, मैं क्या कह रहा हूं कि A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ कितनी होगी, A1 माइनस A2 का मैग्नीट्यूड और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये जो एंगल है थीटा, लेट से साइन थीटा, है ना, एन कैप। और अगर एन कैप को आपको खत्म करना है तो बोथ साइड को मैग्नीट्यूड ले लो। तो ये सब तो ऑलरेडी व्हाट वी कैन से कि मैग्नीट्यूड ही है ना, आपका मैग्नीट्यूड इसका आएगा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नाउ A1C की अगर मैं बात करूं, A1C की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट वी कैन से कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, बहुत ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि A1C अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, है ना, A1 A2 का मैग्नीट्यूड, A1C अपॉन A1 A2 का मैग्नीट्यूड, या फिर वी कैन राइट कितना, वी कैन राइट A1 माइनस A2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, क्लियर है भाई। यानी कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भैया दिस इंटू दिस, देखो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ A1 माइनस A2 वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू, ये थोड़ी सी जगह की हमें प्रॉब्लम सी हो रही है, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको फिगर को थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेता हूं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, यहां पे सिंपल मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है कि A1 माइनस A2 वेक्टर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू A1C, यानी कि दिस इंटू दिस इक्वल टू A1C में लिख सकता हूं, है ना। सो यानी कि नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट हियर, दिस इंटू दिस इज व्हाट, A1C, और A1C क्या हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। नाउ अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A1 माइनस A2 क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है। तो अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान समझेंगे, एक्चुअल में अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो हमने ये फॉर्मूला भी यहां पे पूरे पे मॉडुलस लगा देता, एक्चुअल में ये ऐसे लिखना है, ठीक है ना।
क्योंकि अभी तो डेरिवेशन करा ना हमने, तो ऐसे ही तो आया है ना, वो हम क्वेश्चन करते तो भी हम लोग ठीक कर लेते उसको, ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ। आप कुछ कहेंगे कि सर नहीं वहां तो a1 माइनस a2 है ना, इंटू बी वेक्टर है। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमेशा पॉजिटिव आता है। आप एक बात सुनो ना, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे माइनस a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, तो आपको भी पता है क्या कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, यानी कि माइनस दिस इंटू दिस इक्वल टू वी कैन राइट b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर है? ठीक है भैया। तो दिस इज, इसीलिए मैं प्रूफ जनरली नहीं कराता हूं, इसीलिए मैं जनरली प्रूव नहीं कराता हूं, क्योंकि इस चक्कर में क्या होता है, मेन फॉर्मूला आदमी भूल जाता है। तो कमिंग बैक टू द अपने ओरिजिनल फॉर्मूले पे, क्या है सिंपल, इधर इधर ध्यान देंगे, इधर इधर ध्यान देंगे, और इधर इधर ध्यान देने के लिए पहले आप नोट कर लो, पहले एक बार नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं ये पूरा का पूरा मिटा रहा हूं, ये पूरा का पूरा मिटा रहा हूं, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात कर रहा हूं कि दो लाइंस कभी अगर दी हुई हैं, है ना, L1 L2 दोनों के सेम पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक है ना, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है ना। क्लियर है? b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड b, ठीक है। लाइन्स अगर कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई होंगी तो आपको उसको वेक्टर फॉर्म में ही कन्वर्ट करके यूज करना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं ना, अब एक क्वेश्चन करते हैं, पॉज वीडियो, नोट डाउन। अब एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स से 12th है ना, आई थिंक 12th इज द लास्ट क्वेश्चन एंड देन उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखेंगे, तो L1 लाइन दे रखी है आपको, कैसे दे रखी है बेटा, इट इज r वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, एंड L2 लाइन दे रखी है, इट इज r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये दोनों वेक्टर ही सेम है, सेम है, चेक कर लो, यानी कि क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। क्या है? पैरेलल लाइंस का केस है, पैरेलल लाइंस का केस है ना, वी कैन से L1 इज पैरेलल टू L2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा भैया, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। सबसे पहले हमें क्या क्या निकाल लेना चाहिए, कुछ चीजें निकाल लेनी चाहिए। अच्छा देखो, ये वेक्टर जो है ये आपका a1 वेक्टर ही होगा, ये वेक्टर कितना होगा आपका भैया, ध्यान से देखेंगे, ये वेक्टर a1 वेक्टर ही होगा, ये वेक्टर जो है आपका a2 वेक्टर ही होगा। सो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा भैया, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कितना हो जाएगा, इट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2i कैप, 3 माइनस 2 प्लस का j कैप, माइनस 5 प्लस 4 यानी कि माइनस का k कैप, ठीक है। ओके, b क्रॉस a2 माइनस a1 की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ i j k। अच्छा, b के स्केलर कंपोनेंट्स कितने हैं, 2 3 6, और a2 माइनस a1 के स्केलर कंपोनेंट्स कितने हैं, 2 1 माइनस 1। सो यानी कि b क्रॉस a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा भाई, इट इज i कैप, दिस इज माइनस का 3 माइनस का 6, सो माइनस का 9i कैप, फिर माइनस का j कैप, इट इज 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2, 6 2 12 माइनस का 12, तो माइनस का 14, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 14 j कैप एंड प्लस k कैप, 2 माइनस 2 3 6 माइनस का 4 k कैप, ठीक है।
नाउ इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इट इज, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो गया, 981 प्लस 14 का स्क्वायर 196 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया भैया 196 प्लस 81, 16, 6 1 7, 6 13 का 3 का हासिल को 1, 9 1 10, 8 18 1 19 का 9 का हासिल को 1, 200 293, ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 293। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा भैया, इट इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है भैया, इट इज 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 छंग 36, ये हो गया 7, 36 और 4 40 9 49, यानी कि दिस इज 49 का अंडर रूट 7। सो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया भैया 7 हो गया है ना, ठीक है, ठीक है, अरे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 हो गया, ओके। नाउ अब सिंपली पुटिंग अप द वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है भैया, इट इज अंडर रूट 293 एंड अपॉन में 7। अब इसको देखना पड़ेगा अंडर रूट 293, ठीक है ना, सो 196 बेसिकली 225 256 289 तक तो स्क्वायर रूट होते हैं, बट आंसर विल बी लाइक दिस ओनली, ठीक है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो दिस मच यूनिट्स विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक ऑफ एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स as well as shortest distance between two lines in all the possible cases. So hope you must have got it right. So once we will apply these logics in exercise questions, then definitely everyone will be able to understand much better than what they have got today, right? So थोड़ा आराम से इसको डाइजेस्ट करो, आराम से चीज़ों को देखो, समझो, अप्लाई करो एक्सरसाइज में, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।